नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह। महाराष्ट्र में सियासी उथल पुथल मचा हुआ है। इसी बीच सबकी नजरें थी देवेंद्र फडणवीस की, उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और उन्होंने आज बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि महाराष्ट्र में बीजेपी सत्ता परिवर्तन नहीं चाह रही है, वो सरकार नहीं गिरा रही है, बल्कि उद्धव ठाकरे अपनी सरकार खुद गिरा रहे हैं। तो जिस तरीके से उनका ये बयान आया है और हमने कुछ दिनों में देखा भी है कि महाराष्ट्र सरकार किस तरीके से नाकाम है और उसकी जो समर्थन पार्टियां हैं, चाहे वो राहुल गांधी हो या शरद पवार, लगातार वो पल्ला झाड़ रहे हैं। यहाँ तक कि राहुल गांधी का कहना है कि हम वहां पर डिसीजन मेकर नहीं है, समर्थन में है लेकिन डिसीजन नहीं ले सकते। तो ये सारी चीजें जो हो रही हैं, तो पूरी तरीके से ये उद्धव ठाकरे पर ये इल्जाम आ रहा है कि सरकार पूरी तरीके से नाकाम है। उनकी जो दोनों समर्थन पार्टियां हैं वो अपना अपना पल्ला झाड़ रही हैं। और इसी बीच देवेंद्र फडणवीस का जो बयान आया है ये काफी महत्वपूर्ण रखता है। इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं पवन त्यागी, जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। सर, जो आज ये बड़ा बयान देवेंद्र फडणवीस का आया और उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे की सरकार वो खुद गिराएंगे, हम नहीं चाहते इस महामारी में सत्ता परिवर्तन हो, तो इससे क्या साफ संदेश क्या जा रहा है कि जो उथल पुथल मचा हुआ है आखिर क्या चल रहा है जो तीनों पार्टियों की समर्थन की सरकार थी उनके बीच? देखिए, बिल्कुल देवेंद्र फडणवीस ने ठीक कहा है कि भाजपा इस समय सरकार गिराने में कोई प्रयासरत नहीं है। इनकी सरकार खुद गिरेगी, बल्कि मैं कहूं तो उद्धव ठाकरे इस समय उस गद्दी को, जिस गद्दी को ये मलाई की गद्दी समझ रहे थे, सोने का सिंहासन समझ रहे थे कि बड़ी मलाई मारूंगा 5 साल, इनको बैठते ही समझ में आ गया है कि सत्ता चलाना वो आसान बच्चों का खेल नहीं है। उसमें बहुत सद्बुद्धि से काम लेना पड़ता है, बहुत निर्णय ऐसे करने पड़ते हैं, कभी कभी आपको दूरगामी परिणाम भी सोचने पड़ते हैं। और ये डिसीजन लेने में कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे विफल हुए हैं, जिसका कारण ये दिख रहा है कि जब से वो सत्ता पे काबिज हुए हैं, स्टार्टिंग ही असल में गलत हो गई। क्योंकि उनकी जो सत्ता पर पाने की जो एक चाह थी, उस चाह में उन्होंने अपनी विचारधारा का ही सबसे पहले त्याग कर दिया। ये चुनाव लड़ा उन्होंने भाजपा के साथ मिलकर, लोगों ने जिताया उनको एक विचारधारा को लेकर, लेकिन बाद में उनका जो स्वार्थ सामने आ गया तब उन्होंने अपनी विचारधारा को ही त्याग दिया। यहीं से शिवसेना का पतन शुरू हो गया। फिर उसके बाद जब वो सत्ता पे काबिज हुए, उन्होंने ये विचार नहीं किया कि आप इस शासन को चलाओगे कैसे। वहाँ उनके साथ एनसीपी है, कांग्रेस भी है, वहाँ शरद पवार जैसे सीनियर लीडर भी हैं, लेकिन शासन चलाने में, सत्ता चलाने में महाराष्ट्र में वो किसी की सलाह नहीं ले रहे हैं और खुद डिसीजन ले रहे हैं। और खुद कैसे डिसीजन ले रहे हैं उसका परिणाम आज महाराष्ट्र की जनता के सामने है कि पूरे भारत में जितने कोरोना के आंकड़े हैं उसका 50% से अधिक केवल महाराष्ट्र में है, और मृत्यु की दर भी इसी तरह 50% के लगभग महाराष्ट्र में है। तब ऐसे में वो अरेंजमेंट अभी फिलहाल का करने में तो फेल है ही है, लेकिन आने वाले समय में भी महाराष्ट्र का क्या होगा ये वहां के लोगों को अभी से पता लगने लगा है। क्योंकि जिस तरह की नीतियां इन्होंने अपनाई है इस लॉकडाउन के पीरियड में, इस कोविड-19 से लड़ने में, ये पूरी तरह विफल हो गए। क्योंकि जब लॉकडाउन हुआ तो सबसे पहली बात आई कि जो गरीब लोग हैं, जो दिहाड़ी मजदूर हैं, जो वहां पे प्रवासी लोग हैं, उनके भोजन की और रहने और खाने की व्यवस्था करना। क्योंकि अगर उनकी मदद नहीं की गई तो वो यहां परेशान होकर अपना घर, ये जगह छोड़ देंगे, महाराष्ट्र छोड़ देंगे। जैसा कि आपने देखा, एक उदाहरण हम यूपी में देखते हैं कि ये सिचुएशन पूरे भारत में एक साथ आई, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने किस तरह से उन प्रवासी मजदूरों की, जो अपने प्रदेश में भी उत्तर प्रदेश के गरीब मजदूर रह रहे हैं, दिहाड़ी मजदूर, उनके लिए व्यवस्थाएं की। ठीक यही व्यवस्थाएं अगर महाराष्ट्र में हुई होती तो जो प्रवासी मजदूर है वो छोड़ने को विवश ना हुआ होता, महाराष्ट्र में ही रहता। इन्होंने तब ये सोचा कि अगर ये लोग चले जाएंगे तो अच्छा हो जाएगा, क्योंकि वहाँ ये मराठी लोगों का हीरो बन जाएंगे। मी मराठी का नारा देने वाले लोग ये सोच रहे थे कि वो जो वहाँ पर राज ठाकरे की तरफ शिवसैनिक जा रहे थे थोड़ा, वो मेरी कट्टर सोच बची रहेगी मी मराठी वाली। और जब ये बिहार के, उत्तर प्रदेश के यहाँ से प्रवासी मजदूर अपने अपने घर की तरफ चले जाएं तो फिर हमारे पास मी मराठी कहने की बात रहेगी। लेकिन ये भूल गए कि वो जो उत्तर प्रदेश और बिहार के
वहाँ मजदूर काम करते हैं, वो मजदूर ही नहीं, उसमें टेक्निकल लोग भी हैं, उसमें नौकरी करने वाले लोग भी हैं। और क्योंकि वो आर्थिक राजधानी है, बहुत बड़ा योगदान उत्तर प्रदेश और बिहार के मजदूरों का, लोगों का वहाँ रहता है। अब जब वो पलायन को मजबूर हो रहे हैं क्योंकि आपकी व्यवस्थाएं ठीक नहीं है, ना तो आपने उनके लिए भोजन की व्यवस्था की, ना आपने उनके घर की व्यवस्था की, ना उनको आपने कोई फंड उपलब्ध कराया जो कि उनकी जरूरत थी, ना उनके लिए इलाज ठीक से हुआ, तो तब ऐसी स्थिति में वो मजदूर जब निकलने को घर से तैयार हुए, तब उस समय भी आप राजनीति करते रहे। उनके लिए कोई बस और रेल की व्यवस्था यदि करा देते, तब भी वो वापस आने की सोचते। लेकिन केंद्र कहता रहा हमसे ट्रेन लीजिए, ये कहते रहे नहीं साहब ट्रेन की जरूरत ही नहीं है, और इसलिए ना तो रेल केंद्र की दी हुई उन्होंने ली, ना बस की व्यवस्थाएं करी, वो लोग पैदल चलने को मजबूर हुए। जो कांग्रेसी उनके साथ हैं, राहुल गांधी, वो तंज करते हैं कि लोग पैदल चल रहे हैं। सामना पत्र में वो मुख्यमंत्री पर तंज करते हैं, वो लिखते हैं कि हिटलर जैसा काम हो रहा है, लेकिन वो ये नहीं जान रहे कि ये तो आप ही के स्टेट में हो रहा है। उत्तर प्रदेश में कोई पैदल नहीं चल रहा है, उत्तर प्रदेश में कोई प्रवासी, चाहे वो बिहार का है, चाहे वो झारखंड का है, चाहे वो छत्तीसगढ़ का है, जब यूपी के बॉर्डर पर कोई पहुंचता है, हमने डेली वो दृश्य देखे हैं कि वहां यूपी सरकार उनके स्वागत में खड़ी रहती है, पहले पानी पिलाओ, फिर भोजन खिलाओ, फिर उन्हें बस में बिठाओ और क्वारंटाइन सेंटर में ले जाया जा रहा है, वहां टेस्ट किया जा रहा है और ट्रेनें जा रही हैं। 1500 से अधिक ट्रेनें उत्तर प्रदेश में चल रही हैं। तो आप तंज किस पे कस रहे हो? ये तंज आप ही की पोल आप खुद खोल रहे हो। तो वो जो प्रवासी हैं, वो पैदल जब गए, उनको आपने इतना परेशान कर दिया है कि उन्होंने प्रण किया है कि वापस नहीं आएंगे। दूरदर्शिता इसी को कहते हैं कि आपके राज्य में वो वापस भी नहीं आने वाले। तो भविष्य क्या होगा महाराष्ट्र का? क्या वो इंडस्ट्रियां अब चलेंगी? उनको कौन चलाएगा? आपको मजदूर की जरूरत पड़ेगी और कहां से लाओगे? इन सब चीजों में घिरे हुए कोरोना का जो हॉस्पिटल्स की अव्यवस्थाएं हैं, वो भी सामने आया कि किस तरह से कोरोना के इलाज में जो हॉस्पिटल हैं, उनके दृश्य लोगों ने देखे कि वहां लोगों को इलाज ठीक से नहीं मिल रहा है। पुलिसकर्मी, एक ऐसा स्टेट महाराष्ट्र हो गया है जहां सबसे ज्यादा पुलिसकर्मी जो ड्यूटियां दे रहे हैं इस टाइम में, उनको कोरोना हो रहा है। खड़े खड़े सड़क पर वो गिर रहे हैं और उनकी व्यवस्थाओं में एम्बुलेंस बुला रहे हैं, तो पुलिसकर्मियों के लिए भी एम्बुलेंस आने में घंटों लग रहा है। तो ऐसे में आम जनता को एक भय हो गया है कि जब एक पुलिसकर्मी सुरक्षित नहीं है, उसको एम्बुलेंस की व्यवस्थाएं आप नहीं कर पा रहे हो, तो आम आदमी का क्या हाल हो रहा होगा। और इससे जनता में काफी आक्रोश हो गया। इस काल में अब जो इन्होंने शुरू में तो ध्यान दिया नहीं, शुरू में ये तुष्टीकरण में लगे रहे। ये शुरू में शिवसेना का ये सोचते रहे उद्धव ठाकरे कि तुमसे शिवसैनिक तो छिटक ही गया है, मोह भंग हो गया जिस दिन तुमने सत्ता प्राप्ति में कांग्रेस से हाथ मिलाया। क्योंकि कांग्रेस और शिवसेना दो बिल्कुल विरोधी विचारधारा है, लेकिन इन्होंने अपने हिंदुत्व के एजेंडे को एक तरफ रखते हुए सत्ता को महत्वता दी और बीजेपी के साथ धोखा किया। इसमें जनता ने पहले ही दिन से वो काफी दुखी हो गए। लेकिन इन्होंने जब ये पहला काम किया था, उसके बाद से ही जनता परेशान थी। अब इस टाइम में जब ये कोरोना से जूझने में विफल हो गए, मजदूरों को संभाल कर रखने में विफल हो गए, कि शिव सैनिकों का मोह भंग इनसे हो गया, वो बीजेपी की तरफ चले गए हैं। दूसरा, ये तुष्टीकरण में लगे रहे कि कहीं तुम जो है मरकज वालों को अपनी तरफ आकर्षित कर लो। तो मरकज के लोग जो गए हुए थे उन पर समय रहते कार्रवाई नहीं की, उनकी जांच नहीं की, उनको इन्होंने पकड़ा नहीं, और मस्जिदों में किसी पुलिसकर्मी को जाने से भी रोक दिया। वो लॉकडाउन का पालन ठीक नहीं हुआ उन मोहल्लों में, जिसके कारण वो कोरोना फैलता गया। आज ये जो देवेंद्र फडणवीस का जो बयान आया है कि इनकी सरकार कोई नहीं गिराएगा, ये उद्धव ठाकरे खुद ही अपनी सरकार गिराएंगे, तो आज वास्तविकता ये सही है, उनका बयान बिल्कुल ठीक है। उद्धव ठाकरे आज खुद ये सोच रहे हैं कि मैं किस तरह से इस जिम्मेदारी से मुक्त हो जाऊं, क्योंकि इनसे संभल नहीं रहा। अब आप देखिए कैसा उदाहरण है कि जो आईएएस लॉबी है, आईएएस अधिकारी हैं, उसमें जो सीनियर आईएएस अधिकारी हैं, जिनको इसका अनुभव है पूरा कि किस तरह से मजदूरों के पलायन को रोका जाए, किस तरह से लोगों को मदद दी जाए,
किस तरह से हॉस्पिटलों की सुरक्षा और साधन संपन्न कराया जाए, उन लोगों को, उन सीनियर अफसरों को इन्होंने ड्यूटी ही नहीं दी, और जो जूनियर लोग हैं उनको जिम्मेदारियां दी हैं। किसने कहा? ये कहते हैं साहब वहाँ बाकी दल तो ये कहते हैं हमारी कोई सलाह चलती नहीं। और इसी में राहुल गांधी का बीच में बयान आ गया। राहुल गांधी ने तो पल्ला ही झाड़ दिया कि साहब हम जो है सपोर्ट कर रहे हैं, हम जो है इनको साथ दे रहे हैं, लेकिन डिसीजन मेकर हम नहीं है। सर यहाँ पर एक सवाल बनता है, क्योंकि ये जब वो केंद्र सरकार से सवाल पूछते हैं तो जनता उनसे सवाल पूछती है कि जहां जहां कांग्रेस की सरकार है, अगर हम देखें आंकड़े तो 70% मामले उन्हीं राज्यों से हैं जहां पर कांग्रेस की या कांग्रेस की समर्थित सरकार है। तो ये सवाल उनसे भी जा रहा है, इसीलिए पल्ला झाड़ रहे हैं कि जहां पर ज्यादा आंकड़े हैं, सबसे ज्यादा अगर हम देखें तो महाराष्ट्र में है, वहां ये इस बात का कह रहे हैं कि हम वहां पर डिसीजन मेकर नहीं है। इससे पहले भी हमने आपको बताया था कि पृथ्वीराज चौहान ने ये प्रशासन को लेकर भी सवाल खड़े किए थे, सरकार की आलोचना भी की थी। तो ये सारी चीजें दिखा रही हैं कि कांग्रेस भी साथ नहीं देना चाहती, और दूसरी तरफ शरद पवार भी अब वो भी शिवसेना के साथ नहीं रहना चाह रहे हैं, क्योंकि सरकार पूरी तरीके से नाकाम है और इसका ठीकरा किसके सर पर फोड़े वो देखा जा रहा है तीनों में। और इसी बीच इनके बीच कला भी मची हुई है। देखिए, कांग्रेस का तो स्पष्ट मत था जिस दिन सत्ता में सपोर्ट दिया उन्होंने शिवसेना को, कि शिवसेना को समाप्त करना है। उनका तो लक्ष्य यही था। कैसे समाप्त होगा? कुव्यवस्थाओं से। जब अरेंजमेंट ठीक नहीं होंगे, अनुभव उनको है नहीं, तो अनुभवहीन व्यक्ति जब गद्दी पे बैठेगा तो वो कैसे डिसीजन लेगा? कांग्रेस शायद जानती थी, उनका तो लक्ष्य यही था कि शिवसेना को वहां जीरो करना है। आज महाराष्ट्र में शिवसेना का हाल ये हो गया है कि जो कट्टर शिवसैनिक हैं उनका भी इनसे मोहभंग हो गया, क्योंकि इन्होंने पालघर मुद्दे पे कोई स्टैंड नहीं लिया, इन्होंने साधुओं की हत्या के टाइम पे कोई उचित बयान नहीं दिया, उल्टा सीधा बोलते रहे। राम मंदिर पे उल्टा बोल गए कि राम मंदिर की अभी क्या जल्दी है। तो इन्होंने अपना रूप दिखाया कि हमारे लिए सत्ता महत्वपूर्ण है, हिंदुत्व महत्वपूर्ण नहीं है। जिस बात को लेकर के शिवसेना का जन्म हुआ, बाला साहब ठाकरे ने उस हिंदुत्व को लेकर, राम मंदिर की विचारधारा को लेकर के वो स्थापना की थी शिवसेना की, वो इन्होंने विचारधारा ही छोड़ दी। तो शिवसैनिक समझ गए कि इस समय उद्धव ठाकरे के लिए पद महत्वपूर्ण है, अपनी विचारधारा महत्वपूर्ण नहीं है। तो वो अपने को ठगा महसूस कर रहे हैं, वो भी शिफ्ट हो गए बीजेपी की तरफ। अब आ जाइए कांग्रेस पर। कांग्रेस में राहुल गांधी कैसा बयान दे रहे हैं? उनकी तो हर बात का लोग मजाक उड़ाते ही हैं। उनका हर बयान ऐसा होता है कि उसमें कहीं ना कहीं कोई मस्करी या झूठ छुपा होता है। अभी उन्होंने बोला कि हम जो है की मेकर नहीं है, हम महत्वपूर्ण नहीं है, उससे हम तो सपोर्ट दे रहे हैं। भैया कैसा महत्वपूर्ण होता है? आपने 12 मंत्रालय लिए हुए हैं महाराष्ट्र सरकार में। 12 मंत्रालय थोड़े होते हैं क्या? एक आध मंत्रालय भी होता तो भी आप शामिल हैं। आप अगर मंत्रालय ना लेते और बाहर से सपोर्ट कर रहे होते, तब आपकी ये भाषा होती तो ठीक होता कि जी हम बाहर से सपोर्ट कर रहे हैं, जिम्मेदारी में नहीं है। आपके पास 12 मंत्रालय हैं, पीडब्ल्यूडी मंत्रालय आपके कांग्रेस के पास है, और उसमें से 12 में से 10 कैबिनेट मंत्री आपके हैं, और आप कह रहे हैं साहब हम इस स्थिति में नहीं है। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं? असल में राहुल गांधी ये देख रहे हैं कि पूरे देश में और दुनिया में महाराष्ट्र सरकार की किरकिरी हो रही है, और साथ में किसकी हो रही है? तो एनसीपी और कांग्रेस, क्योंकि ये सरकार में है, ये डिसीजन मेकर ही हैं, तो इनके ऊपर जिम्मेदारी बनती है। पीडब्ल्यू के अधीन आने वाले बहुत सारे हॉस्पिटल हैं, पीडब्ल्यूडी के अधीन आने वाली बहुत सारी भोजन की व्यवस्था करने वाली एजेंसियां लगी हुई हैं, तो ये फेल हो गए पूरी तरह। तो अब ये देख रहे हैं कि क्या करें, इससे कैसे बचें, अगला मुंह कैसे दिखाएं जनता को, क्योंकि इनसे बार बार सवाल पूछे जा रहे हैं। प्रियंका गांधी 1000 बस भेजती है तो जनता सवाल करती है कि भाई महाराष्ट्र में क्यों नहीं बस भेजी आपने। फिर आप ट्रेन पे, रेल मंत्रालय पे मुद्दा उठाते हो। संजय राउत कहते हैं साहब रेल चलती कहीं है, पहुंचती कहीं है। उसकी भी जब जांच होती है तो पता चलता है कि महाराष्ट्र में जिन लोगों को इन्होंने लगाया हुआ है, ड्यूटी दी हुई है, भाई रेल मंत्रालय तो ट्रेन भेजेगा, वो ट्रेन चलाता है। मजदूर भेजने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है कि आज ट्रेन लगी है प्लेटफॉर्म पे जो उड़ीसा जाएगी। असल में उड़ीसा की ट्रेन लगी, इनको बताया गया, लेकिन इन्होंने क्या किया, उसमें जो है गोरखपुर के, उत्तर प्रदेश के। तो अब आपके पास अरेंजमेंट है
ये अरेंजमेंट आपको करना है कि ट्रेन प्लेटफार्म पे कौन से प्लेटफार्म पे कौन सी ट्रेन खड़ी है, ये आप रेलवे से तालमेल करते। लेकिन कहीं ना कहीं मैं तो समझता हूं कि ये भी रेल मंत्रालय को बदनाम करने की एक साजिश इन्होंने की कि जब यात्री परेशान होंगे। एक बड़ी खबर है कि ट्रेनें जो भेजी गई रेलवे मंत्रालय की तरफ से वो भी खाली आ रही हैं। हाँ, वो रेल मंत्रालय जो रेल मंत्री जी हैं उन्होंने कहा अभी कि भाई मैं जितनी ट्रेन भेज रहा हूं उसमें से 41 ट्रेन तो इसलिए वापस गई कि ये उसमें यात्री बिठा ही नहीं पाए। अब आप समझिए, केंद्र के पास, रेल मंत्रालय के पास जो रजिस्ट्रेशन हुआ है वो लाखों में है और ये उसमें ट्रेन में बिठा नहीं पा रहे। मतलब कहीं ना कहीं इनकी राजनीति है। कभी ये अफवाह फैला देते हैं ट्रेन नहीं चलेगी। ये पिछले दिनों इन्होंने बांद्रा में इकट्ठे कर दिए लोग कि आज जो है ट्रेन चलने वाली है। मतलब ये केवल झूठ फैलाकर किसी ना किसी तरह ये सोच रहे हैं कि उत्तर प्रदेश और बिहार के प्रवासी मजदूरों में केंद्र सरकार की और योगी सरकार की बदनामी करा दें और ये लोग गालियां दें। लेकिन इनकी हर पोल खुल जाती है, जैसे कि अभी रेल मंत्री जी ने खोल दी कि भाई हम तो ट्रेन भेज रहे हैं, हम 125 ट्रेन प्रतिदिन भेज सकते हैं, लेकिन ये ट्रेन के लिए यात्री प्रोवाइड नहीं करा पा रहे। अब आप समझिए, तो जब आप अरेंजमेंट नहीं करोगे, कम से कम स्टेशन लाने का अरेंजमेंट तो कर दो। ये भी नहीं कर पा रहे, तो इनसे जनता पूरी तरह आक्रोशित है। महाराष्ट्र की जनता जिनके ऊपर ये कूदते हैं कि मी मराठी, वो मराठियों का भी मोह भंग हो चुका है, क्योंकि उनको लगता है कि ये आपस में लड़ते जा रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। एनसीपी के प्रमुख शरद पवार कहते हैं नहीं नहीं, हम सरकार में जिम्मेदार हैं और हमारी सप्ताह में एक बार मीटिंग होती है, हम तो सारे निर्णय जो है मिलकर के लेते हैं। कांग्रेस के महाराष्ट्र के चीफ जो हैं और वो सरकार में मंत्री भी हैं, बाला साहब थोराट, वो कहते हैं कि हम तो कांग्रेस के सारे तीनों दल मिलकर के निर्णय लेते हैं, सब मिलजुल के काम चल रहा है। इसका मतलब इनके विचार ही एक नहीं है। जी। तो ये केवल एक राहुल गांधी बहाना ढूंढ रहे हैं। इनकी पोल खुल चुकी है कि इनसे राज संभल नहीं रहा। अब ये कैसे कहें कि बीजेपी वालों आप आ जाओ, सत्ता संभालो, लोगों को राहत दो, ऐसा तो कहेंगे नहीं। तो बीजेपी का, देवेंद्र फडणवीस का जो बयान है, इसमें वास्तविकता बिल्कुल है कि इस मुसीबत के समय में, जब आपने कोरोना पूरे में फैला दिया है, जब महामारी एक विस्फोटक रूप में आ चुकी है, ऐसे में कंट्रोल करने में बड़ी दिक्कत आएगी। तो कौन ऐसे समय में आना चाहेगा जब बुराई ज्यादा आने के चांस हैं। इसलिए ये जो खुद ही अपने आप ये सत्ता से बेदखल अपने आप ही छोड़ देंगे, क्योंकि कांग्रेस एक बहाना ढूंढ रही है बदनामी से बचने के लिए। तो कांग्रेस या एनसीपी दोनों दल उद्धव ठाकरे से समर्थन वापस लेने का दिन खोज रहे हैं। 1, 2, 4 दिन के अंदर आप देखना, ये अपना मुंह छिपाने के लिए, क्योंकि अगली बार अगर चुनाव में गए तो ये मुंह नहीं दिखा पाएंगे। ये हाल इस समय महाराष्ट्र में है, तो ये खुद ही समर्थन वापस ले लेंगे। और रही बात राष्ट्रपति शासन की, तो जैसा संजय राउत कह रहे हैं कि राष्ट्रपति शासन का तो सवाल ही नहीं है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, राष्ट्रपति शासन की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप में से जब ये सहयोगी दल आपका समर्थन वापस ले लेंगे, तब बीजेपी के पास दूसरा नंबर है कि जो सबसे बड़ा दल है वो जाएगा, और आप देखना उसकी सपोर्ट में शिव सैनिक भी आएंगे और उसकी सपोर्ट में एनसीपी भी आएगी, और वहां अगली सरकार बीजेपी की बनेगी। ऐसा मेरा पूरा पक्का विश्वास है। जी, तो जो ये आरोप बीजेपी पर लगा रहे थे, अब देवेंद्र फडणवीस ने भी ये कह दिया कि ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी सत्ता परिवर्तन नहीं चाहेगा इस महामारी पर। लेकिन ये लगातार संजय राउत जो सवाल उठा रहे थे, आरोप लगा रहे थे, वहीं पर रेलवे पर भी उन्होंने सवाल उठाया था। लेकिन जो सच्चाई सामने आई, पीयूष गोयल ने, जो रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल ने ये साफ किया कि 145 ट्रेनें खड़ी थी, लेकिन उसमें से 65 ट्रेनों को कैंसिल करना पड़ा क्योंकि वहां पर मजदूर आए ही नहीं, यानी कि कोई व्यवस्था नहीं की गई। इससे पहले हमने बहुत सारी ऐसी चीजें दिखाई कि महाराष्ट्र में कितनी अव्यवस्था है। अब ये रेलवे पर सवाल उठा रहे थे ट्रेनों को लेकर, अब उसमें भी इनकी अव्यवस्था सामने आ गई है। तो ये पूरी तरीके से साफ हो चुका है कि महाराष्ट्र में सरकार पूरी तरीके से नाकाम है और अब कभी भी महाराष्ट्र का सत्ता परिवर्तन हो सकता है। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।